मेरा नाम अनु है। यह कहानी एक 55 साल के बुढ़े की है जो अपने 16 साल की पत्नी को गर्भवती करने के लिए घर में भूरे रंग का घोड़ा क्यों लाता था। सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैं अनु, मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट की थी। वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। मैंने मैट्रिक पास कर लिया था और अब कॉलेज के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने शहर में एक अच्छे और बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया और पूरे दिल और दिमाग के साथ मेरी पढ़ाई जारी रखी। मैंने अपनी शिक्षा को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पूरी कोशिशों के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। मैंने कॉलेज में कभी कोई क्लास मिस नहीं की थी, जबकि दूसरी तरफ बाकी लड़कियों को पीरियड मिस करते देखा और कॉलेज की कैंटीन के बाहर मोबाइल पर हर वक्त लगा देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ना जाने किस घर की लड़कियां होती हैं जिनके मम्मी पापा उनके लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं और कॉलेज की इतनी महंगी महंगी फ़ीस भरते हैं ताकि हमारी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। लेकिन ये सब तो यहाँ खूब मज़े करने में मगन हैं, जबकि मैं तो एक गांव की लड़की थी और अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करने के लिए मेरे पापा ने मुझे शहर अपने चाचा के घर पढ़ने के लिए कुछ सालों के लिए भेजा हुआ था। मेरे चाचा शहर में ही काम करते थे। उन्होंने शादी शहर में ही कर ली और वहीं रहने लगे। चाची बहुत अच्छी थी। मैं एक दिन अपनी किताबों में खोई हुई थी। मेरे कंधे पर हाथ मारकर गीता हंसकर कहने लगी, क्या यार, तुम हर वक्त किताबों में घुसी रहती हो? कभी किताबों की दुनिया से बाहर निकल कर तो देखो। दुनिया कितनी हसीन है और खूबसूरत है। हाय ये जवानी की रंगीनियाँ, वो बड़े प्यारे शब्दों में मुस्कुराते हुए कहने लगी। गीता मेरे चाचा की एक लौती और लाडली बेटी थी जो मेरी बहुत अच्छी सहेली और कजिन भी थी। मैंने कहा, नहीं यार, तुम नहीं जानती मेरे लिए पढ़ लिख कर कुछ बनना कितना ज़रूरी है। मेरे मम्मी पापा की मुझसे बहुत उम्मीदें जुड़ी है। वो मुझे घूरते हुए बोली, बस करो यार। कहाँ मम्मी पापा लेकर बैठ गई। अब तुम भी मुझे लेक्चर दोगी? या पढ़ाई वढ़ाई मेरे तो बस की बात नहीं है और ना ही मुझे कोई शौक़ है। वो तो ज़बरदस्ती मैंने मम्मी पापा के कहने पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वरना मुझे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं है। वो यह कहकर मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर लेट गई। इतनी देर में चाची आ गई और कहने लगी, अरे तुम दोनों अब तक जग रही हो, चलो सो जाओ वरना सुबह कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। वह दूध के गिलास हम दोनों के लिए टेबल पर रखकर वहां से चली गई। दूध पीकर हम दोनों भी सो गए। आधी रात के वक्त मुझे खुसर फुसर हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाज़ मेरे कानों में आई। अचानक मेरी आंख खुली तो गीता मोबाइल पर किसी से गप्पे मार रही थी। मुझे लगा उसके कॉलेज के कोई दोस्त होगी। मैं चुपचाप दूसरी करवट लेकर लेटी हुई थी। बचपन की जासूसी की आदत से मजबूर मैं छुपकर सोने का नाटक करके गीता की बातें सुनने लगी। गीता कह रही थी, जान तुम फिर कब मिलने आओगे? तब हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। मुझे ये सारी बातें सुनकर झटका लगा। ये तो कोई लड़का है। गीता किसी लड़के से बातें कर रही है, यह कोई दोस्त नहीं है। मैं घबराने लगी। मुझे तो पता था कि गीता थोड़ी चुलबुली और चंचल लड़की है, लेकिन वह इस तरह किसी लड़के से बातें क्यों कर रही है मुझे हरगिज मालूम नहीं था। जब सुबह सुबह हम दोनों कॉलेज के लिए रेडी होकर चाचा की गाड़ी में बैठकर रवाना हुए, मुझे रात से बेचैनी थी कि गीता आखिर ये सब क्यों कर रही है, वह भी चाचा चाची के पीठ पीछे। मैंने ठान ली थी कि आज गीता से सच मालूम करके ही रहूंगी। गीता मुझसे 1 साल छोटी थी। मैं बीए सेकेंड ईयर में और वो फर्स्ट ईयर में थी। मैं कैंटीन में बैठी यही सब सोच रही थी। इतने में गीता की आहट से मैं चौंक गई। क्या हुआ, डर क्यों गई? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। वो कहने लगी, अच्छा सुनो अनु, तुम आज अकेले ही घर चली जाना। मुझे थोड़ा सा काम है और काम से मुझे उस दोस्त के घर जाना है। मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा तो मम्मी को बता देना, मैं घर शाम तक आ जाऊंगी। यह बात कहकर वो चली गई। मैं उसे आवाज़ लगाती रही कि सुनो गीता, मेरी बात तो सुनो। मैं पुकारती रही और वह वहाँ से चली गई। मैं सोच में पड़ गई, ज़रूर गीता कुछ गलत कर रही है। मुझे उसे रोकना होगा, कहीं वो नासमझी में कोई गलत कदम ना उठा ले। क्या मैं चाची चाचा से इस बारे में बात करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले गीता से ही इस बारे में बात करती हूँ। पहले गीता से सच तो मालूम हो जाए, कहीं मैं जल्दबाजी में उस बेचारी पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसको बदनाम न कर दूँ। मैं यह सोचकर बात को नज़रअंदाज कर गई। मैंने घर पहुँचकर चाची से गीता के बारे में कहा कि वो आज देर से घर आएगी। उसे अपने दोस्त के घर कुछ काम था और मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी। शाम के 6 बज रहे थे। गीता अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। इतनी देर में कमरे में गीता की आवाज़ आई, यार मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो गीता, तुम कहाँ पर थी? वो मुझे घूरने लगी और बोली, यार क्या हो गया है,
तुम फिर से मेरी मम्मी बन गई हो। तुम तो ऐसे पूछ रही हो। मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। मुझे उसकी रात की शॉपिंग वाली बात याद आ गई। मैंने कहा, कौन सी दोस्त? वो दोस्त कोई लड़की या लड़का? मैंने उससे सवाल करते हुए पूछा। वो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा तो तुम रात को छुपकर मेरी और सूरज की बातें सुन रही थी। मैं उसे तसल्ली से देखकर बहुत हैरान थी और मैंने पूछा, यह सूरज कौन है? क्या चाचा और चाची जानते हैं उसके बारे में? वह कहने लगी, नहीं नहीं, अभी तो नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जान जाएंगे। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहने लगी, अरे यार, तुम तो मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। सूरज कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं जल्द ही मम्मी पापा से उसके बारे में बात करूंगी और मुझे यकीन है वो भी सूरज के रिश्ते के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। और आखिर फिर मैं उनकी एकलौती और लाडली औलाद हूँ। वो मुझसे कहने लगी, मम्मी पापा ने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली है, फिर इस बात को कैसे टाल सकते हैं? हालांकि मैं जानती थी कि हमारे गांव के माहौल और यहाँ शहर के लोगों के में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोगों में पसंद की शादी बिल्कुल आम सी बात है, जबकि हमारे गांव के लोग बहुत मासूम और छोटी सोच के लोग होते हैं। वो लड़के और लड़की की दोस्ती तो दूर, उन्हें एक दूसरे से बात तक करने को बहुत ही गलत समझते थे। शायद मैं यूं ही बेवजह गीता को गलत समझ रही थी। शायद मेरा ताल्लुक गांव से है, इसलिए मुझे गीता और सूरज की दोस्ती पर हैरत हो रही थी। फिलहाल दिन यूं ही गुजर रहे थे, लेकिन मेरा दिल ना जाने गीता के लिए बहुत फिक्रमंद था, जबकि वो तो मुझे अब सूरज से जुड़ी हर बात बताने लगी थी। उसकी दोस्ती सूरज के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके साथ छुप छुप कर मिलना, रात रात भर उससे फ़ोन पर बातें करना। मुझे हर पल बस यही फिक्र लगी रहती थी कि चाचा चाची ने अगर इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया तो गीता का क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गीता सूरज के लिए दीवानी हो गई है, वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। और वही हुआ। गीता घर से उस लड़के के साथ भाग चुकी थी। इसी तरह 1 साल गुजर चुका था। चाचा चाची बहुत मायूस थे। मैं छुट्टियों पर अपने गांव अपने मम्मी पापा के पास जा रही थी, लेकिन उस 1 साल में चाचा चाची और गीता के साथ जो हालात गुजरे, मुझे उस पर बेहद अफसोस था। चाचा चाची का लगाव गीता के जाने के बाद मेरे साथ बहुत बढ़ गया था, लेकिन मैं भी मजबूर थी। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और मेरी माँ के गाँव में बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मुझे जाना पड़ा। स्टेशन पर चाचा मुझे सामान के साथ ट्रेन में बैठाते हुए रोने लगे। वो बहुत मायूस नजर आ रहे थे कि गीता के बाद तुम ही मेरे लिए और गीता की मम्मी के लिए बेटी जैसी थी, और अब तुम भी जा रही हो। चलो ठीक से जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारी चाची एक माँ होने के नाते गीता के बाद बहुत अकेली हो गई है। मैं यहाँ उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। घर में सबको नमस्ते कहना और अपना बहुत ख्याल रखना। वह चले गए। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। मैं सारे रास्ते गीता के ख्यालों में गुम थी। मुझे भी काफ़ी सदमा लगा था कि गीता ने जो किया वो वाकई हमने कभी अपने दिमाग में भी नहीं सोचा था। मैं गांव पहुंच चुकी थी। मैं अपने घर लौटकर बहुत खुश थी। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी माँ की तबीयत तो समझो मेरे आने से ही बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माँ को भी गीता के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। मैं अपने कमरे में आराम के लिए लेट गई। मैं अब तक गीता के सदमे से बाहर नहीं आई थी। मुझे नहीं मालूम था गाँव आकर मेरे सर पर बहुत ही जल्द एक और आसमान टूट पड़ेगा। यहाँ तो शहर से भी बहुत ही अलग माहौल हो गया था। औरतों पर जुल्म सितम और नीची जात ऊंची जात, यह सब बहुत रिवायती और मामूली समझा जाता था। मैं काफ़ी थकी हुई थी। मैं उठकर नाश्ता करने के लिए माँ के पास जा रही थी। माँ को सवेरे ही उठने की आदत थी। आंगन में मेरी मासी पुष्पा, जो हमारे पड़ोस में ही रहा करती थी, वो माँ से कुछ ऐसा कह रही थी कि हमारे गाँव का मुखिया, वह 55 साल का बुढ़ा, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके किसी लड़की को अपने घर पर ले आया है। वही आदत से मजबूर मैं जासूसी के लिए कान लगाए उनकी बातें सुनने लगी। वो माँ से कह रही थी कि सुना था वो बुढ़ा तो बांझ है, इसलिए अब तक उसने शादी नहीं की, लेकिन सुना है उसकी बीवी तो गर्भवती भी है। इतनी देर में मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई कि अनु देखो कौन आया है, यहाँ आओ, पुष्पा मासी आई है तुमसे मिलने के लिए। मैं फ़ौरन भागकर चली आई। पुष्पा मासी मुझे देखकर कहने लगी, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है और प्यारी भी। वो मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली, और सुनाओ बेटी, शहर में सब ठीक है? चाचा चाची, मैंने कहा सब लोग ठीक है मासी, और आप सुनाइए, आपकी तबीयत ठीक है? वो कहने लगी, हाँ बेटा, हमारा तो बुढ़ापा है, तबीयत का तो ऐसा ही रहता है। अभी मैं ठीक हूँ। उनके जाने के बाद मैं नाश्ता करते हुए माँ से पूछने लगी, माँ वो मासी क्या कह रही थी?
उस बूढ़े मुखिया के बारे में? वह बांझ है, उसने शादी कर ली, उसकी बीवी गर्भवती, ये सब क्या चल रहा है? माँ ने मुझे डांटा और कहने लगी, तुम आते ही जासूसी करने में लग गई। खबरदार, अगर तुमने कुछ किया, इस मामले में से दूर रहो। कुछ दिन के लिए आई हो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुझे उसकी बात को समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल मुझे खेत देखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मैं खेतों की सैर के लिए चादर लपेट कर घर से निकली। मुझे बहुत वक्त के बाद खेतों की सैर करना बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव की औरतें जो कुएं से पानी भर रही थी, आपस में वही बातें कर रही थी जो पुष्पा मासी हमारे घर आकर माँ को बता रही थी। मैंने फिर से कान लगाए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। औरतों ने बताया, वही मुखिया सुना है, कम उम्र की लड़की को शादी करके लाया है और वो लड़की उम्मीद से है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, सारी उम्र वह कुंवारा रहा बांझ होने की वजह से, और अब उसे बुढ़ापे में ऐसी कौन सी जवानी सूझी है? वो कैसे कम उम्र लड़की को लाया है? और तो और वो लड़की गर्भवती भी है। भगवान जाने यह अमीर लोग और बड़े आदमी हैं। गांव में हर जगह इनका राज है। हम छोटे लोगों की क्या मजाल जो इनके मामलात में दखल अंदाजी करे। आखिर वो खड़ूस बुढ़ा गांव का मुखिया जो ठहरा, वो तो कुछ भी कर सकता है, और क्या पता दौलत के लालच में आकर उस लड़की ने भी उससे शादी कर ली हो। यह सब सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होने लगी और मेरी जासूसी की आदत जो थी, मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठने लगी थी। नहीं, कुछ तो ज़रूर है, कुछ तो राज है। ऐसा अचानक गांव में यह सब ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी और ये सब सोच रही थी कि वो मुखिया तो है और दौलतमंद भी, लेकिन कैसे इतनी कम उम्र की लड़की से शादी, वो भी यूं ही अचानक? क्योंकि बचपन से गांव में यही मशहूर है कि वो बुढ़ा बांझ था, इसलिए सारी उम्र उसने शादी नहीं की, और आज अचानक शादी, वह भी 55 साल के बुढ़ापे में, और वो इतनी भी कम उम्र की लड़की। और चलो एक पल के लिए मान भी लिया, उस लड़की ने दौलत के लालच में शादी कर भी ली, लेकिन वह गर्भवती कैसे हो गई? वह बूढ़ा तो बांझ था। मैं अपने आप से बातें करने लगी और मन ही मन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई तो मामला है, मुझे उसकी तह तक जरूर जाना ही होगा। कहीं वो लड़की किसी मुश्किल में तो नहीं, कहीं उस बुढ़े ने जबरदस्ती उसके साथ नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगी। मुझे सारा सच जानना होगा। गाँव में यह सब क्या चल रहा है? मेरे दिल में और दिमाग में एक हलचल मची हुई थी, और साथ साथ गाँव में हर कोई उस बुढ़े मुखिया और उसकी शादी की बातें आग की तरह गांव में फैल रही थी। हर तरफ उस मुखिया की शादी के चर्चे सुनाई दे रहे थे। एक दिन मैंने अपनी माँ से फिर से कुछ पूछना चाहा कि माँ, ये सब कुछ वाकई सच है, वो मुखिया और उसकी शादी? माँ ने हैरानगी से कहा, हाँ सच तो है, शायद सुना तो यही सब है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो गुस्से में लाल पीली होने लगी। खबरदार, तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें पहले भी समझाया था ना मैंने, लेकिन तुम तो इस मामले के पीछे ही पड़ गई हो। मैंने कहा, अच्छा ना माँ, बस इतना गुस्सा तो ना करो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, भला मुझे इन सब से क्या वास्ता? मैंने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अगले ही दिन सुबह फिर से पुष्पा माँ से कुछ बातें कर रही थी। मैंने छुपकर उनकी बातें सुनी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कह रही थी, वो बूढ़ा खड़ूस बहुत सख्त दिल है, उसने अपनी बीवी को अपनी हवेली में नहीं बल्कि कहीं जानवरों के तबेले में रखा हुआ है। मुझे यह सब कुछ सुनकर झटका लगा। अब यह क्या नई बात लाई है मासी? माँ ने कहा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? वो कहने लगी, वो शीला है ना जो मुखिया की हवेली में काम करने जाती है, वही बता रही थी। बस यह सुनकर अब तो मुझे इस शीला से ही मुलाकात करनी थी। मैंने ठान ली थी कि मैं उस लड़की की मदद जरूर करूंगी। शायद वो किसी मुश्किल में है। भला इस तरह कौन अपनी बीवी को जानवरों में रखेगा? हैरत है, वह बुढ़ा खड़ूस मुखिया है तो क्या मतलब औरतों पर जुल्म करेगा? यह सब नहीं होने दूंगी मैं। माँ को बिना बताए ही अगले दिन छुपकर पहले पुष्पा मौसी के घर गई और कहा, मासी मुझे उस शीला से मिलना है, उसका घर कहाँ पर है? वो कहने लगी, भला तुम्हें शीला से क्या काम है? मैंने कहा, वो कामकाज करती है ना, मेरी सहेली की माँ बहुत बीमार है, उसके घर काम के लिए बाई की ज़रूरत है। पुष्पा माँ से कहने लगी कि भगवान उन्हें सेहत दे, और शीला का पता बताने लगी। मैं दौड़ी दौड़ी शीला के घर पहुँची और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? आप कौन हैं? मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। उसने मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शीला मुझे अंदर ले गई। वे कच्ची उम्र की ही औरत थी, लगभग 40 साल से उस मुखिया की हवेली में काम करती थी। मैंने उससे जैसे ही मुखिया के बारे में पूछा तो घबराने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया कि मैं मुखिया के बारे में क्यों पूछताछ कर रही हूँ। लेकिन मेरे बहुत कहने पर जब उसने मुझे सारी बात डिटेल से बताई तो मेरे पैरों
तले से ज़मीन निकल गई। मैं उसकी बात सुनकर कांप गई कि भला वह ये सब सच कह रही है या फिर कुछ और सच्चाई है। वो कहने लगी, मैडम जी, एक दिन वह शादी करके चोरी चुपके उस लड़की को हवेली में लाए थे जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। वो लड़की हमेशा चादर में लिपटी पर्दे में ही रहती थी, लेकिन संगदिल बुढ़ा उसे जिस दिन से शादी करके लाया उसी दिन से उसे जानवरों के तबेले में रखता था। और तो और जुल्म की इंतहा ये देखो, वह हवेली को वारिस देने के लिए, इस लड़की को गर्भवती करने के लिए हर रात एक नई नस्ल का घोड़ा उस लड़की के पास छोड़ आता है, क्योंकि वह खुद तो बांझ है जो खानदान को वारिस नहीं दे सकता। और आज देख लो, वो लड़की देखते ही देखते गर्भवती भी हो गई। यह सुनकर तो मुझ पर जैसे आसमान गिर गया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि क्या तुम ये सब कुछ सच कह रही हो? मैं उसकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुकी थी और मैं यह सब सुनकर वहाँ से चल पड़ी। मुझे पूरा यकीन था वो लड़की जरूर किसी मुश्किल में है, लेकिन उसके साथ उस बुढ़े की घिनौनी हरकत मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमीर लोग इतना भी गिर सकते हैं। मैं सारी रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले करके उस बुढ़े को सलाखों के पीछे करना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ और सबूत अभी इकट्ठे करने थे। मैंने हवेली जाकर उस लड़की से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। एक दिन रात के वक्त मैं छुपकर घर से निकली और हवेली की तरफ बढ़ी तो मैं हैरत जदा हो गई कि वह बूढ़ा सच में घोड़ा लिए हवेली के पीछे की तरफ जा रहा था जहां उस लड़की को रखा हुआ था। अब रोज रात में छुपकर इस बुढ़े की तमाम हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड करती। वो हर बार एक नई नस्ल का घोड़ा उस औरत के पास क्यों ले जाता था? अब तो वह गर्भवती भी हो चुकी थी। आखिर ये सब चल क्या रहा था? मुझे जल्दी इस राज से पर्दा उठाना था। बस मुझे अब सिर्फ उस लड़की से मिलकर ही सारी सच्चाई जाननी थी कि कैसे वह गर्भवती हुई। आखिर उसके साथ इस तरह हर रात एक घोड़े ने गुजारी और क्यों इस मुखिया ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दी। एक दिन मैं छुपकर हवेली की तरफ गई और मौका देकर मैं शीला की मदद से हवेली के पीछे वाले रास्ते की तरफ जहां जानवरों का तबेला था, मैं उसमें चली गई। उस दिन बुढ़ा मुखिया किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। मेरे पास बहुत अच्छा मौका था। अब मैं इस रात से पर्दा उठा सकती थी। अभी मैंने अंदर कदम ही रखा था कि वो लड़की फौरन घबरा गई और मुझे देखकर शायद वो डरने और सहमने लगी। उसने मेरी आहट की आवाज़ सुनकर ही अपना चेहरा छुपाकर खुद को चादर में लपेट लिया था और वह एक कोने में जा बैठी और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं उसे घूरने लगी, लेकिन मुझे उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने तसल्ली भरे शब्दों में कहा, सुनो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ही मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे पता है तुम इस अत्याचार में घिरी हुई हो। मुझे सारा सच बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी। वो मुझे देखकर कांपने लगी और चुपचाप बैठी रही। मैंने सोचा ऐसे तो यह सच बताते हुए हिचकिचाएगी, क्यों न मैं उसे सारे सवालात के जरिए मालूमात हासिल करूं। मैंने छुपकर मोबाइल का कैमरा ऑन किया। मैंने कहा, क्या इस बुढ़ा ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, क्या तुम अभी गर्भवती हो? उसने फिर से हाँ में सिर हिलाया। मेरा अगला सवाल ये था कि क्या वह बुढ़ा एक बांझ है? उसने फिर हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, क्या वो तुम्हें गर्भवती करने के लिए और ख़ानदान के वारिस देने के लिए घोड़े लाता था? इस बारे में उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से वही पूछा। वो फिर खामोश रही। मैंने कहा, उसकी इस घिनौनी हरकत की सज़ा मैं उसे दिलवा कर रहूँगी। वो चुपचाप बैठी काँप रही थी। मैं फ़ौरन दौड़ती हुई पुलिस के पास पहुँची और सारा सच पुलिस को बता दिया और एक एक करके सारे सबूत पुलिस के हवाले किए। अब मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब उस बूढ़े मुखिया को गांव लौटकर आना था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालना था। मैं बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करने लगी। अब तो पुलिस वालों को भी हमारे साथ ही गाँव वालों के सामने इस बूढ़े को जलील करना था। अचानक मेरे चाचा और चाची गांव आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म होने को थी। चाचा चाची ने कहा, हमने सोचा अपनी भाभी और भाई से भी मिल लेंगे और तुम्हें भी अपने साथ वापस ले जाएंगे। बस इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और ख़बर मिली कि गांव का मुखिया यहाँ लौट आया है और हमने सब गांव वालों को अपनी हवेली में एक ज़रूरी ऐलान सुनने के लिए दावत दी है। बस यह सुनते ही मैंने पुलिस को इत्तला दी और शाम होते ही सब गांव वाले हवेली में जमा हो गए। मेरे चाचा चाची और मेरे माँ बाप इस बात को जानते थे। मैं पुलिस के हाथों उस बुढ़े को गिरफ्तार करवाने वाली हूँ और उस लड़की को आज़ाद करवाने के लिए गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मैं सबको इस बुढ़े की घिनौनी हरकत की सच्चाई बता चुकी थी और सारे गांव वाले लड़की को आज़ाद करवाने के लिए मेरे साथ जमा थे। इतनी देर में मुखिया कोई ज़रूरी ऐलान करता, वहाँ पुलिस पहुँच गई और उस बुढ़े को हथकड़ी लगाई और पुलिस वाले ले जा रहे थे। इतनी देर में चादर में छुपे वो लड़की वहाँ पहुँच गई जो बुढ़े की पत्नी थी। उसने सख्त शब्दों से कहा, रुको,
मैं उस लड़की की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर दंग रह गई। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी गीता थी। गीता को अचानक हम सब ने इतने दिनों बाद देखकर हम सब पर कयामत ही टूट पड़ी थी कि ये क्या कर रही है और वो लड़की कहाँ गायब हो गई जो बुढ़े की पत्नी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। वहाँ क्या चल रहा था? अचानक गीता और उस लड़की का गायब हो जाना। फिलहाल पुलिस से मैंने कंप्लेन वापस ली और बुढ़े को छुड़वा दिया। गीता का कहना था कि वो खुद गांव वालों को सारी सच्चाई बताएगी। चाचा और चाची तो हैरत में आ गए थे गीता को इस हालात में देखकर, लेकिन इतने सालों बाद गीता को देखकर बहुत खुश हुए थे। चाची तो गीता को प्यार से चूमने लगी। मेरी बच्ची तू कहाँ थी? मेरी नज़र जब गीता के पेट पर गई तो मैं घबराने लगी कि कहीं गीता की इस हालात का जिम्मेदार वह बुढ़ा तो नहीं है। मैं घबराने लगी कि कहीं गीता की इस हालात का जिम्मेदार या मुखिया या फिर मेरे दिमाग में लाखों सवाल पैदा हो रहे थे। गीता अपने मम्मी पापा से मिलकर बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सूरज की बातों में आकर घर से भागकर सूरज से शादी कर ली थी। मेरे दिमाग में आया, मैंने एकदम कहा कहीं वो सूरज या मुखिया तो नहीं। वो कहने लगी नहीं नहीं, वो वह धोखेबाज लड़का मुखिया जी का ही भाई का बेटा था। उसने मुझे धोखा दिया और इस तरह मैं जब गर्भवती हुई तो इस बच्चे को उसने अपनाना नहीं चाहा। वो मुझे धोखा देकर किसी और लड़के के साथ चला गया और मैं इस हाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मैं यहाँ आने से पहले नहीं जानती थी कि यह मेरा गांव है। जब मैं यहाँ आई तो खुद को छुपा कर रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब मैं गर्भवती हुई तो सूरज मुझे यहाँ अकेला तन्हा बेसहारा छोड़कर चला गया। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे इन्होंने ही मदद दी। उसने मुखिया की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। ये वो नेक आदमी हैं जिन्होंने मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए और मुझे यहाँ जमाने से छुपाकर इस हालात में सबकी नज़रों से दूर रखा। और ये सब मेरी ही कहने पर, क्योंकि मैं जमाने के सामने नहीं आना चाहती थी। क्योंकि यह दुनिया घर से भागी हुई लड़की को किस नज़र से देखती है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। और तो और मैं गर्भवती भी थी। मुझे जमाने वाले मार देते, वो इस बच्चे को कैसे अपनाते। और वह घोड़े वाली बात मैंने एकदम सवाल किया तो गीता हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कहा ना कि जमाना एक मूल 10 बातें। बस जैसे ही मेरी हवेली में आने की भनक लगी, दुनिया वालों ने उसे अफवाहें बना दी कि मुखिया की शादी कम उम्र की लड़की और घोड़े के साथ, रात ये वो वगैरह वगैरह बहुत ही घिनौनी बातें सुनने को मिली। जबकि उस आदमी ने मेरे सर पर बाप बनकर हाथ रखा था और मुझे यहाँ हवेली में रखा। और वह घोड़े उनके अपने हैं जिसे वो हर रोज़ खरीद कर अपना शौक़ पूरा करने के लिए यहाँ पर लाते हैं। उनका शौक़ है घोड़ों को पालना और उनकी देखभाल करना। मैंने कहा, लेकिन गीता तुम उस दिन क्यों चुप रही? जब मैं छुपकर तुम्हारे पास मिलने आई थी तब भी तुमने मुझे यह सब कुछ सच नहीं बताया। गीता ने कहा, क्योंकि मेरी गलती थी इसलिए मैं तुम्हें देखकर बहुत डर गई थी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने हर बात का हाँ में जवाब दिया। मैंने सबसे माफ़ी मांगी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने गाँव के मुखिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वह कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। हाँ ये सच है, मैं एक बांझ आदमी हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने शादी नहीं की। लेकिन अगर मेरी अपनी औलाद नहीं तो क्या हुआ? इस बच्ची गीता को देखकर मुझे अपनी सगी औलाद से जैसा महसूस हुआ और मैंने उसके सर पर बाप बनकर हाथ रखा और उसे अपनी हवेली में सबसे महफूज जगह में रखा जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। पर ना जाने कैसे उस शीला को इस लड़की के बारे में पता चल गया और उसने तरह तरह की बातें गाँव में घर घर जाकर फैला दी, जबकि सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। सच कुछ और था और गांव वालों के दिल भी मुखिया की जी के लिए बिल्कुल साफ हो चुके थे। वो सब जान गए थे कि हर इंसान जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वह हर बार गलत हो। कभी कभी बाहर से सख्त दिल रखने वाले लोग अंदर से उतने ही नर्म होते हैं। हम लोग गीता को लेकर घर आ चुके थे। हम लोगों ने गीता को माफ़ कर दिया था। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी और मुझसे कहने लगी, अनु तुम हमेशा मुझसे समझाती थी लेकिन मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी और अपनी गलती की सजा इस तरह भुगत चुकी हूँ। मेरी और हिम्मत नहीं है। बस यह बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो मैं इसको एक अच्छी परवरिश दूंगी और उसे तुम्हारी तरह एक अच्छा और नेक इंसान बनाऊंगी। कुछ महीने बाद गीता ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया और तो और उसका नाम अनु रखा। हम सब बहुत खुश थे। गीता ने कभी दूसरी शादी नहीं की और अपनी आगे की जिंदगी उस बच्चे की अच्छी परवरिश में गुजार दी। मुखिया का उस बच्चे के लिए जो फर्ज था वह निभाएं। अपनी सारी प्रॉपर्टी गीता और उसके बच्चे के नाम कर दिए।
करके, मैंने डिग्री हासिल करके, अच्छी शिक्षा पूरी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। मुझे देखकर मेरी मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। अब मैंने भी खूब मेहनत, मुशक्कत और अच्छी जॉब करते हुए गांव से शहर आकर शिफ्ट हो गई थे। चाचा चाची और गीता भी अनु के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। जरूरी नहीं आंखों देखा सच ही हकीकत साबित हो, और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय अच्छे से जांच पड़ताल कर ली जाए। और कभी कभी बाहर से सख्त मिजाज लोग भी अंदर से नर्म दिल होते हैं। गीता ने जो गलती की थी उस पर तो उसे बहुत पछतावा था, लेकिन उसकी बेटी का उसकी ज़िंदगी में आ जाने से गीता को जीने की एक नई उमंग मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।